हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे उसमें ग्राफ से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में u और v में ग्राफ कैसा होता है, 1/u एंड 1/v में ग्राफ कैसा होता है। तो इसको समझने के लिए ये जो इधर x एक्सिस होता है, इस x एक्सिस को तो मैं इधर u ले रहा हूं, x एक्सिस पर मैंने u कंसीडर किया और y एक्सिस पर मैंने v कंसीडर किया। अब इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, जैसा हम जानते हैं। अब इस वाले क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। अब यहां इसको ऐसे समझो, x कोऑर्डिनेट का मतलब u, तो u यहां पॉजिटिव है और v भी यहां पॉजिटिव है। और u का मतलब क्या होता है, u से मतलब था ऑब्जेक्ट और v का मतलब है इमेज। u क्या चीज है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट। और वर्चुअल का मतलब होता है, वर्चुअल का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, पॉजिटिव। रियल का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो यहाँ u और v दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी। इस वाले क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही होगी तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास होगा और यहाँ दोनों रियल होंगे, तो इस वाले क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। इसका मतलब u नेगेटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो u पॉजिटिव आएगा और u पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, ये इसका मतलब है। तो u और v में यहां हम x एक्सिस पर u और v लें या इस पर 1/u का ग्राफ प्लॉट करें, 1/v में ग्राफ प्लॉट करें, बात सेम ही है। मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी इमेज है, उसके बारे में हम ये सेम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। कर ले इसको नोट। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ये चीज हम समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ। देखो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये फॉर्मूला होता है। मैं अगर यहाँ 1/u ले लेता हूँ x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 1/v, अब इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है कैसा होगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ। देखिए यहाँ 1/u को हमने x एक्सिस पर लिया है, तो इसको x और इसको y कंसीडर किया है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई बराबर 1/f। अब इससे मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मान लो x बराबर 0 है तो y बराबर 1/f आएगा, और x बराबर 0 पर y बराबर 1/f है, तो ये वाला पॉइंट A है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट 1/f है। तो ये वाला पॉइंट इस ग्राफ में कहां होगा, इस y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है तो इस लाइन पर होगा, और इस लाइन पर x बराबर 0 है और y 1/f है पॉजिटिव, तो यहां कहीं ये पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट यहां होगा, और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस 1/f होगी क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 1/f है। सिमिलरली अगर y बराबर 0 हो तो x बराबर 1/f होगा, तो ये b पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1। यह अब b पॉइंट कहां होगा, इस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हर जगह 0 होता है, अब यहां कहीं b पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और इस b पॉइंट की वाली डिस्टेंस 1/f के बराबर होगी। अब इसका ग्राफ अगर x प्लस वाई बराबर 1/f है तो
इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व? देखो x की सिंगल पावर है, यहाँ y की भी सिंगल पावर है और दोनों के बीच प्लस या माइनस का साइन हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास होगा, तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। इस लाइन की लेंथ कितनी भी बना सकते हैं अप टू इंफिनिटी तक। तो यह ग्राफ हो गया, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहां पर ये जो ग्राफ आया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए आया, ये ग्राफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। अब आप ये देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा, थर्ड से पास नहीं हो रहा ना। और थर्ड में कैसे ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट, ये कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता, ये इसका रिजल्ट। कॉन्वेक्स मिरर विल नेवर फॉर्म रियल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम कॉन्केव मिरर लें, मैं कॉन्केव मिरर लूंगा तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो ये डिस्टेंस तो 1/f होगी लेकिन नेगेटिव में होगी। ऐसे ही डिस्टेंस भी नेगेटिव में होगी। नेगेटिव का मतलब उसके लिए बी पॉइंट यहां कहीं होगा, इस तरफ होगा ना बी पॉइंट। तो नेगेटिव का मतलब उसका ये बी पॉइंट यहां की जगह यहां होगा और ऐसे ही ए पॉइंट यहां होगा और फिर इन दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन करूंगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये कॉन्केव मिरर का ग्राफ है। ठीक है, ये कौन, अच्छा एक और, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर बराबर है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ भी 45 डिग्री होगा और ये डिस्टेंस 1/f के बराबर होगी मैग्नीट्यूड में। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से पास नहीं होगा। अच्छा, कॉन्केव मिरर का कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा, कॉन्केव मिरर का ग्राफ फर्स्ट से पास नहीं हो रहा और फर्स्ट में बनती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता और कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। तो ये इस ग्राफ के मीनिंग हुए। चलिए नेक्स्ट, अब हम अभी तो हमने ग्राफ बनाया था 1/u एंड 1/v में, वो स्ट्रेट लाइन आया। अब हम ग्राफ बनाएंगे u एंड v में। ग्राफ इन u एंड v, u और v के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ग्राफ और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अगर 1/u और 1/v में ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। u और v में ग्राफ कर्व आता है हाइपरबोला जैसा। अब कैसा ग्राफ बनता है, थोड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है तो इसको टेबल बना के हम बनाते हैं। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए हमने कुछ पॉइंट लेने पड़ते हैं। जैसे पहले 2 पॉइंट लिए थे, हम उसको सीधी लाइन से ड्रॉ किया था, ग्राफ बन गया। अब इसका u1 और v में ग्राफ बनाने के लिए मैंने ऐसे 5 पॉइंट लोकेट किए हैं, इनको ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला पॉइंट है u बराबर 0, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पोल पर है और पोल पर ऑब्जेक्ट होता है तो पोल पर इमेज बनती है तो v भी 0 आ जाएगा। इसको मैंने एक पॉइंट असाइन किया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सेम रिजल्ट। ये सारे आंसर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ u बराबर f रखोगे तो v बराबर f आ जाएगा और v बराबर इंफिनिटी रखोगे तो v हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे। पांचों पॉइंट हम आसानी से इस इक्वेशन से देख सकते हैं। अब इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं।
देखो इनको ग्राफ प्लॉट पर पेपर पर प्लॉट करने के लिए ये तो हमने u वाली लाइन बनाई, x एक्सिस, ये मैंने y एक्सिस बना लिया, इसको v कह रहा हूं। अब देखो यहाँ u बराबर f है ना, तो u बराबर f वाली लाइन ये होगी, ये u बराबर f वाली लाइन डैश डैश से मैंने बना दी, u बराबर f, और ये डिस्टेंस f के बराबर। तो इस लाइन के हर पॉइंट पर जो u का मतलब x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा, और हर पॉइंट पर इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट f के बराबर होगा। अब जैसे मुझे ये वाला पॉइंट b वाला पॉइंट लोकेट करना है, इस वाली लाइन पर होगा ना, b वाला पॉइंट इस u बराबर, b और c इस लाइन पर लोकेटेड है, और b पॉइंट तो माइनस इंफिनिटी का मतलब नीचे नीचे यहां कहीं होगा b पॉइंट, और c पॉइंट ऊपर ऊपर होगा, तो इस c पॉइंट को ऊपर ऊपर लोकेट कर दिया इस लाइन पर। आगे बात समझ। अब हमारे पास दूसरी लाइन है b बराबर f, तो b बराबर f वाली लाइन प्लॉट कर रहे हैं, तो ये b बराबर डैश डैश से b बराबर f वाली लाइन प्लॉट कर दी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस f मान ली। तो इस लाइन के हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट f के बराबर है। अब इस लाइन पर दो x कोऑर्डिनेट यहां, तो d पॉइंट के लिए तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर होंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट के लिए b बराबर f है। एक पर b वाला पॉइंट प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी तो यहां कहीं होगा, और माइनस इंफिनिटी यहां कहीं होगा, ठीक है। तो ये चार पॉइंट प्लॉट कर दिया, बचा एक पॉइंट, ए पॉइंट पर तो x भी 0 y भी 0, तो ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन रहा, ए पॉइंट यहां होगा। अब हमें एक ऐसा कर्व बनाना है, स्मूथ कर्व, जो इन 5 पॉइंट से होकर पास हो। तो 5 पॉइंट से पास होने वाला ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह। तो ये ग्राफ बना लें, थोड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है, और ये ग्राफ हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, कहां टूटा हुआ है, u बराबर f, u बराबर f के थोड़ा सा पहले ऐसे है, थोड़ा सा बाद में इस तरह का है, तो u बराबर f पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो u और v में ग्राफ ये है, और ये ग्राफ मैंने जो बनाया है अभी कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाया है, ये ग्राफ हमने जो प्लॉट किया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया है, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और ये देख सकते हो ये ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा, थर्ड क्वाड्रेंट से नहीं हो रहा ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ये इसका मीनिंग होगा। चलो अगले पॉइंट पर आए, वेरी गुड। अब कॉन्केव मिरर के लिए देखिए कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो पहले जो टेबल बनाई थी ना उसमें हर जगह f की जगह माइनस f लिख दो बस। तो f की जगह माइनस f लिखा है और कुछ मैंने चेंज नहीं किया। अब इन 5 पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे, उससे हमारा ग्राफ बन जाएगा कॉन्केव मिरर के लिए। अब आप खुद ट्राई करो इसको एक बार। पहले u बराबर माइनस f वाली लाइन खींचो, फिर v बराबर माइनस f वाली लाइन प्लॉट करो। तो ये u और ये v। अब u बराबर माइनस f वाली लाइन यहां कहीं होगी, यहां u बराबर माइनस f, ये f डिस्टेंस हो, और v बराबर माइनस f वाली लाइन नीचे होगी,
तो ये v बराबर माइनस एफ और ये डिस्टेंस f के बराबर है। अब देखो इस u बराबर f माइनस एफ वाली लाइन पर एक पॉइंट तो प्लस इंफिनिटी जाएगा, एक पॉइंट तो यहां जाएगा और एक पॉइंट नीचे नीचे आएगा। प्लस इंफिनिटी किसको कहा था मैंने, b पॉइंट को, तो b पॉइंट यहाँ है और c पॉइंट यहाँ पर है। ऐसे ही दो पॉइंट इस b बराबर माइनस एफ वाली लाइन पर है। पहला पॉइंट d पॉइंट यहाँ है और e पॉइंट यहाँ कहीं है और a पॉइंट तो ओरिजिन पर है ही से। अब इन सारों को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दें तो हमारा डायग्राम बन जाएगा। रिक्वायर्ड ग्राफ, तो देखो रिक्वायर्ड ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये इस तरह का ग्राफ कॉन्केव मिरर के लिए बनेगा और कॉन्केव मिरर का ग्राफ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यह कौन से क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है जो कॉन्केव मिरर कभी भी नहीं बना सकता। तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनाता है। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अगर कोई मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है तो उसके बीच का मिनिमम सेपरेशन कॉन्केव मिरर में कितना होगा, कॉन्केव मिरर में उसका आंसर होता है 0। कॉन्केव मिरर में मिनिमम डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की 0 होती है। जैसे कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पर है तो डिस्टेंस 0 हो गई। और कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल होता है, हमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनानी तो उसका आंसर 0। कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम जगह बन जाएगी, तो डिस्टेंस तो 0 होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल होता है, तो ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी। और कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल की रियल बना ही नहीं सकता। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इसके लिए डिफाइन ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और यही केस डाइवर्जिंग लेंस में भी होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, नॉट पॉसिबल। अब कन्वर्जिंग लेंस में आंसर होता है इसका 4f। कैसा आया ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब लेंस पढ़ेंगे तब हमारा ये एक्सप्लेनेशन होगा। अभी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करेंगे, क्लियर। तो ये हमारा था स्फेरिकल मिरर या मिरर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको समझते हैं। म्यू बराबर c बाई p।
तो सी और बी का मतलब यह है, और हम ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं हो सकती। म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। अब म्यू के बारे में कुछ पॉइंट। पहला, म्यू इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। देखो दोनों स्पीड अपॉन स्पीड यूनिट और डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी। और इट इज अ पॉजिटिव स्केलर कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। ये केवल मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लाइट आ रही है जा रही है कुछ भी हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे पानी है तो पानी के लिए म्यू की वैल्यू फिक्स होती है, तो म्यू इट इज ए पॉजिटिव स्केलर constant for given medium. It is a positive scalar constant for given medium. Now इसके next point refractive index. ये म्यू की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए। अब ये वैल्यू देखो याद रखनी है हमें। कई बार क्वेश्चन में अगर म्यू की वैल्यू पानी के लिए नहीं दे और हमें एज्यूम करनी पड़े तो 4/3 लेंगे, इसके नियर बाई होती है। बट अगर किसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू हमें वाटर के लिए गिवन है, इससे डिफरेंट, जैसे 4/2 दे रखी है, कुछ 5/3 दे रखी है, तो जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वही हम कंसीडर करेंगे। ये तो तब है जब हमें एज्यूम करनी पड़ती है। और जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से स्लाइटली ज्यादा होता है, बहुत कम डिफरेंस रहता है, तो इन जनरल एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस से। एयर को भी हम ऑलमोस्ट वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ12 का मतलब है μ1 ऊपर लिखा है ना, तो जो क्वांटिटी ऊपर लिख रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो नीचे लिख रही है उसके रेस्पेक्ट में। तो इस क्वांटिटी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब हमारा क्वेश्चन यह है फाइंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मुझे ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू ग्लास वाटर मतलब म्यू ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू वाटर।
अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का होता है 4/3, तो आंसर आ गया 9/8। Calculate speed of light in water. अब देखो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड बतानी है हमें अगले क्वेश्चन में। ये आंसर आ गया 9/4 लाइट की स्पीड। देखो म्यू बराबर ये फॉर्मूला होता है, इससे v लिखा। अब c तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ वैक्यूम में लाइट की स्पीड, और पानी में निकालना है कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहां रखकर आंसर निकाल लिया। तो ये इसका सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इंफॉर्मेशन नॉन है कि जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम से ज्यादा है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे या रेयर मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, और इस वाले को रेयर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसर मीडियम, म्यू डी मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज्यादा होता है, या डेंसर मीडियम वो कहलाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेंसर और रेयर की डेफिनेशन ये होती है, जनरली हम कंफ्यूज ये रहते हैं कि डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ये हमेशा सही नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है। अब डेंसर और रेयर में ये रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये था c/v, और c लाइट की स्पीड तो हर मीडियम में, लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो कांस्टेंट पैरामीटर है ना, तो यहां से लिख सकता हूं म्यू वेलोसिटी के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड, वेव की स्पीड कम होगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं स्पीड इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड इन रेयर मीडियम। तो स्पीड ऑफ वेव इन रेयर मीडियम इज मोर एंड इन डेंसर मीडियम इज लेस। तो लिखें इस रिजल्ट को, इन रेयर मीडियम speed of wave is more, speed of wave is more than denser medium। क्लियर हुआ? रेयर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ वेव कम होती है। अगला पॉइंट, अगला एक रिजल्ट लिखो, when wave change its medium then its frequency and color remains same, but speed and wavelength change। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करने इसको नोट।
जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपना मीडियम चेंज करती है, तो मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी और कलर में कोई चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी और कलर रिमेन सेम, बट वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव चेंजेस, बट स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंजेस। अब हमने एक फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, v बराबर एफ लैम्डा, v तो स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया, अगर वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो वेलोसिटी लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी फॉर्मूला ये पढ़ा था, c/v। अब अगर कोई वेव वैक्यूम से मीडियम में आती है, तो वैक्यूम से मीडियम में आती है तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं और वेवलेंथ बदल जाएगी। तो अब म्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, लैम्डा v अपॉन लैम्डा n। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया यहां पर। चलिए सुनो, अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा, वैक्यूम से अगर मीडियम में लाइट जाएगी, कोई भी वेव जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों जगह, तो ये फ्रीक्वेंसी सेम। लैम्डा v का मतलब है वेवलेंथ है वैक्यूम, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर ये 1 से ग्रेटर है तो वैक्यूम में वेवलेंथ ज्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, तो जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें वेवलेंथ ज्यादा है। तो लाइट की स्पीड तो वैक्यूम में ज्यादा होती है, तो वैक्यूम में ज्यादा है, और इससे हम ये भी रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।